अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन सी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, या आपके घर में कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है या आप खुद डायबिटिक हैं तो आपको कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए जिससे आप ये एश्योर हो जाएं कि आपकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी किए आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखिए दोस्तों, मैं आपको 3 तरह की कैटेगरी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की यहां पर एडवाइस करूंगा। पहली कैटेगरी, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज द डायबिटीज। दूसरी कैटेगरी, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन टू नो द type of diabetes. And third category, laboratory investigation to find out the complication of the diabetes. मतलब आपको 3 तरह की जांचें डायबिटीज के रिगार्डिंग याद रखनी चाहिए। एक वो जांचें जो हम एक बंदा डायबिटिक है कि नहीं ये पता करने के लिए कराते हैं। फिर दूसरी वो जांचें जो हम कौन से प्रकार की उसको डायबिटीज़ है ये पता करने के लिए कराते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि मरीज को डायबिटीज़ की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कैटेगरी कवर करते हैं कि आप किसी की डायबिटीज़ डायग्नोस कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको शक होता है कि कोई पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, तो आप सबसे पहले देखिए, सबसे जो आइडियल जांच है डायबिटीज़ को डायग्नोस करने की वो है जीटीटी। जीटीटी क्या होता है? जीटीटी का फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम 8 घंटे की फास्टिंग करवाते हैं मरीज से। रात को अगर उसने हम 12 घंटे की फास्टिंग कराएंगे। सॉरी, आई एम करेक्ट दिस स्टेटमेंट। जीटीटी के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले पेशेंट की 12 घंटे की फास्टिंग करवाते हैं। जैसे उसने रात में अगर 8 बजे खाना खाया है तो हम सुबह उसको 8 बजे लेबोरेटरी में बुलाएंगे, तो ये 12 घंटे की फास्टिंग होगी। इस बीच में उसको कुछ भी खाना पीना नहीं है। जब वो लेबोरेटरी में आएगा सुबह, तो हम सबसे पहले उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेंगे, मतलब एक ब्लड का सैंपल लेंगे और उसमें खाली पेट की शुगर देखेंगे कि ब्लड में खाली पेट की शुगर कैसी है, मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर। और उसके बाद वहीं पर उसको कुछ मात्रा ग्लूकोज की पानी में मिलाकर पिलाएंगे और हर आधे घंटे में ब्लड का सैंपल और यूरिन का सैंपल लेंगे, ये देखने के लिए कि ग्लूकोज देने के बाद उसकी ब्लड में शुगर कितना एलिवेट होती है। जो नॉर्मल ब्लड शुगर होता है वो 80 से 140 मिलीग्राम % होता है। अगर पेशेंट इस लिमिट को पार कर जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो डायबिटीज की ओर जा रहा है। मतलब अगर पेशेंट की ब्लड शुगर ग्लूकोज देने के बाद 140 से ऊपर जाती है, 140 और 200 के बीच में होती है तो वो प्री डायबिटिक कहलाता है, और अगर 200 से ज़्यादा होती है तो वो डायबिटिक कहलाता है। इसको कहते हैं हम जीटीटी टेस्ट। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस होती है। दूसरा,
जिन लोगों के पास में लेबोरेटरी है उनके लिए तो ये ठीक है, जहाँ दूर लेबोरेटरी होती है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जो प्रैक्टिस में देखा है कि एक थ्योरेटिकल टेस्ट ज़्यादा है, प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं होता। तो इसका एक मॉडिफाइड वर्जन निकाला है। मॉडिफाइड वर्जन क्या है कि जब भी आपको ऐसा शक होता है कि कोई डायबिटिक तो नहीं है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसकी एक ब्लड शुगर रैंडम करा लेते हो। ब्लड शुगर रैंडम का मतलब क्या है, और यूजुअली होता ये है कि इसके लिए तो हम घर में भी ग्लूकोमीटर रख सकते हैं, या कई क्लिनिक्स पर भी डॉक्टर्स ग्लूकोमीटर रखते हैं और मरीज की उंगली को प्रिक करके तुरंत ब्लड शुगर देख लेते हैं। इसको हम रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, मतलब देयर इज नो रिलेशन विद द ईटिंग और फास्टिंग, उसको हम बोलते हैं रैंडम। अगर किसी की रैंडम में भी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो फिर हम उसकी फास्टिंग और पीपी कराते हैं। फास्टिंग और पीपी का मतलब क्या होता है कि आपको एक तो खाली पेट जाना है पहले 12 घंटे की फास्ट के बाद, जैसा मैंने कहा, और उसके बाद लेबोरेटरी से घर पे आ जाना है। फिर आप अपना काम कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, और जब आप लंच लेते हैं 1:30 या 2 बजे, लंच लेने के 1.5 घंटे बाद आपको लेबोरेटरी जाना है। वहाँ पर आपकी एक खून की जांच और होगी, और उसको हम कहेंगे ब्लड शुगर पीपी। जो फास्टिंग होगी उसकी नॉर्मल रेंज होगी 80 से 100, और जो पीपी होगी उसकी नॉर्मल रेंज होगी 100 से 140। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो मरीज प्री डायबिटिक और डायबिटिक कहलाता है। ये मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं आपको। तीसरी जो जांच है डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए वो है HbA1c। ये बहुत अच्छी जांच होती है। जब आपको ऐसा लगता है कि कोई मरीज एक काफी लंबे टाइम से डायबिटीज का पेशेंट हो सकता है, तो ऐसे में आपको HbA1c करानी चाहिए। या मरीज का सडन वेट लॉस हो रहा है, या मरीज को कोई मरीज तब आपके पास आ रहा है जब उसको डायबिटीज की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, और आपको ये शक हो रहा है कि ये डायबिटिक है और शायद इसको कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो गए, तो आप डायरेक्टली उसका HbA1c कराते हैं। HbA1c है क्या दोस्तों? जब हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाती है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें भी वो ब्लड शुगर घुस जाती है, जिसको आप कहते हो कि हीमोग्लोबिन का ग्लाइकोसिलेशन हो गया है। मतलब अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो हीमोग्लोबिन शक्कर में मिक्स हो गया है, शुगर में मिक्स हो गया है, ग्लूकोज में मिक्स हो गया है। और इसके इस मिक्स होने की कंसंट्रेशन को जब हम HB से निकाल लेते हैं कि कितना HB शुगर से मिक्स हो गया है, उस कंसंट्रेशन को हम HbA1c कहते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 5 होती है। अगर उससे ऊपर मरीज की वैल्यू जाती है तो उसको हम प्री डायबिटिक और डायबिटिक कहते हैं। जैसे 5 से 6 के बीच है तो प्री डायबिटिक, अगर 6 से ऊपर है तो फिर हम उसको डायबिटिक कंसीडर करेंगे। ये बात मैं HbA1c की कर रहा हूँ। तो दोस्तों 3 जांचें, GTT, ब्लड शुगर रैंडम, फास्टिंग, PP और HbA1c। जो यूरिन फॉर शुगर है वो आप फास्टिंग और PP के साथ करवा सकते हैं, या GTT में तो मैंने आपको यूरिन की बात बताई ही थी। तो यूरिन शुगर कोई अलग से जांच नहीं है, आप फास्टिंग और PP के साथ भी करा सकते हैं। तो ये 3 जांचें आप याद रखिए जिनसे हम ये डायग्नोस करते हैं कि मरीज की ब्लड शुगर हाई तो नहीं रहती, मतलब उसको हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं रहता, मतलब उसको डायबिटीज तो नहीं है। तो ये हिस्सा हमने पहली कैटेगरी कंप्लीट कर ली कि आपको डायबिटीज डायग्नोस कैसे करना है। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि मरीज डायबिटिक तो है पर उसको कौन सी डायबिटीज है। तो दोस्तों इसके जैसा कि आप मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो डायबिटीज एक तो प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। इसमें भी जो प्राइमरी होती है उसके 2 टाइप होते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। इसमें से टाइप 2 वाली डायबिटीज बहुत कॉमन होती है, टाइप 1 कम पाई जाती है। तो हम क्या करते हैं, अब जो हम जांचें कराएंगे वो सिर्फ ये देखने के लिए कराएंगे कि मरीज को टाइप 1 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट होती है और मरीज को तुरंत इंसुलिन की आवश्यकता होती है। और टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमन होती है, ये इंसुलिन की कमी से नहीं होती, ये इंसुलिन के रिसेप्टर इंसुलिन के लिए रिएक्टिव नहीं होते, इस वजह से होती है। तो इसमें हम कुछ ऐसी दवाइयां खिलाते हैं
जो इंसुलिन और रिसेप्टर के बीच के कम्युनिकेशन को करेक्ट करती है। तो हमारी नेक्स्ट जांच क्या होगी, हम एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी या एंटी प्रो इंसुलिन एंटीबॉडी या एंटी बीटा सेल एंटीबॉडीज की जांच करवा सकते हैं। साथ में हम ब्लड लेवल ऑफ इंसुलिन देख सकते हैं। अगर आपके ब्लड में इंसुलिन नॉर्मल या फिर ज्यादा है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज है, और अगर आपके खून में इंसुलिन की कमी है तो आपको टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो रिसेप्टर पर काम नहीं कर पा रहा, तो बॉडी ज्यादा सीक्रेट करती है। अधिकतर आप लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हर प्रकार की डायबिटीज में इंसुलिन कम होता है, ऐसा नहीं है, टाइप 1 में कम होता है। तो आप अगर इंसुलिन की मात्रा कम आ रही है ब्लड में तो उसको टाइप 1 है। अब टाइप 1 क्यों है, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एंटीबॉडीज की जांच करवाएंगे अगेंस्ट दी बीटा सेल, जो मैंने बताया एंटी बीटा सेल एंटीबॉडीज, या फिर एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज, ये हम ढूंढेंगे क्योंकि ये इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो इससे आपको ये पता लग गया कि मरीज को टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 है, मरीज को इंसुलिन देना है या नहीं देना है। अगर मरीज टाइप 1 में है तो दोस्तों इसका इलाज इंसुलिन थेरेपी ही होता है। ऐसे मरीजों को हम क्लिनिक्स पर नहीं रखते और हमको एक जो डायबिटोलॉजिस्ट है उसके पास मरीज को पहुंचाना होता है, जिससे वो उसकी इंसुलिन की डोज को फिक्स कर सके। इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं उसकी डोज को फिक्स कर सकता, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो आप हाइपोग्लाइसीमिया से डेथ हो सकती है आपकी, और अगर आपका डोज कम पड़ गया तो आपकी शुगर बराबर बढ़ी रहेगी। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि मरीज़ टाइप 1 का पेशेंट है या टाइप 2 का। अब जब हमने ये देख लिया कि मरीज़ डायबिटिक है और हमने टाइप ऑफ डायबिटीज़ भी पता कर ली, तो अपनी थर्ड कैटेगरी आती है कि क्या इस डायबिटीज़ की वजह से मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर डैमेज ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर अगर किसी को करती है तो वो करती है ब्लड वेसल्स को। खास करके ये ब्लड वेसल डैमेज होती हैं हार्ट की, किडनी की, ठीक है, ब्रेन की। इसलिए आपको एक किडनी प्रोफाइल करा लेनी चाहिए कि आपकी किडनी डैमेज तो नहीं हो रही है। आपको एक हार्ट की प्रोफाइल करा लेनी चाहिए। हार्ट मतलब आप इको करा सकते हो, आप ईसीजी करा सकते हो कि कहीं कोई किसी तरह का मायोकार्डियम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर टेस्ट भी हैं, जैसे आप लिपिड प्रोफाइल करा सकते हो, क्योंकि एक लंबे टाइम तक डायबिटिक रहने के कारण आपके ब्लड में लिपिड के रेशियो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो फैट बढ़ जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, और वो फैट कम हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। मतलब एलडीएल वीएलडीएल खून में बढ़ जाता है, एचडीएल कम हो जाता है, जिससे हमारी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो आपको ये भी पता कर लेना ज़रूरी है कि आपकी लिपिड प्रोफाइल क्या कह रही है अगर आप डायबिटिक हैं तो। साथ में आपको ये भी देख लेना चाहिए कि क्या पेशेंट हाइपरटेंसिव तो नहीं हो गया है। लंबे टाइम तक डायबिटीज़ रहने के कारण कई बार पेशेंट हाइपरटेंसिव भी हो जाते हैं, और ये देख लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ के कारण जो भी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को होते हैं, हाइपरटेंशन होने के कारण वो कॉम्प्लिकेशन और दुगने हो जाते हैं। इसलिए आपको हाइपरटेंशन देखना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको 3 कैटेगरी एक्सप्लेन करी। अगर आपकी क्लिनिक पर कोई भी पेशेंट ऐसा आता है जिसको आपको शक है कि डायबिटीज़ तो नहीं है, तो आप जीटीटी, ब्लड शुगर रैंडम फास्टिंग पीपी अलोंग विद यूरिन आप करा सकते हैं, साथ में HbA1c करा सकते हैं। फिर आप उसका इंसुलिन की जांच करवाइए। फिर ये देखिए कि क्या इंसुलिन बीटा सेल किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, इसलिए क्यों इंसुलिन कम हो गया है। फिर आप उसके कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं, जिसके लिए RFT, कार्डियक इन्वेस्टिगेशंस, लिपिड प्रोफाइल, ये कुछ जांचें हैं जो आप मरीज के अंदर करा सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो मुझे
ज़रूर कमेंट करिए, मैं उनके आपको आंसर दूंगा। थैंक यू, गुड बाय।